हमने नेशनल इनकम के पिछले वीडियो में पढ़ लिया कि नेशनल इनकम क्या है, टर्मिनोलॉजी क्या है। अब हम लोगों को इसके प्रैक्टिकल पार्ट पे आना है। प्रैक्टिकल पार्ट को हम 3 हिस्से में मान के पढ़ते हैं, मतलब 3 बातों को पढ़ना पड़ता है। नंबर 1, बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जो आपको समझनी है, उनका मीनिंग समझना है। नंबर 2, एक टर्म से दूसरे टर्म में कन्वर्जन अगर करने बोलूं तो कैसे करेंगे। और नंबर 3, अगर ये टर्म्स में से कोई भी टर्म गिवन नहीं हो तो फिर मेथड क्या है कि इनमें से कोई एक चीज कैलकुलेट होगा और फिर कन्वर्जन होगा। तो एक वर्ड है जीडीपी एट एमपी, मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इसका मतलब क्या है? पहले एक बात समझो, इनको याद करने का ट्रिक क्या है। देखो जहां जहां पहला टर्म क्या हो रहा है, जीडीपी एट एमपी का जी माने ग्रॉस, जीडीपी एट एफसी का जी माने ग्रॉस, जीएनपी एट एमपी का जी माने ग्रॉस, जीएनपी एट एफसी का भी जी माने ग्रॉस। वैसे ही एनडीपी एट एमपी का एन माने नेट, एनडीपी एट एफसी का भी एन माने नेट, एनएनपी एट एमपी का भी एन माने नेट, और एनएनपी एट एफसी का भी एन माने नेट। तो अगर कोई आपको इनका मीनिंग लिखने बोल देना तो देखो हर एक में वैसे क्यों, ग्रॉस मार्केट या नेट मार्केट। तो जी माने ग्रॉस, एन माने नेट, तो यहां तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो सबके बीच वाला टर्म क्या है, डी माने डोमेस्टिक, डी माने डोमेस्टिक, डी माने डोमेस्टिक, डी माने डोमेस्टिक, और बीच का अगर एन है तो एन माने नेशनल, एन माने नेशनल, एन माने नेशनल, एन माने नेशनल। तो अगर मिडिल वाला टर्म डी है तो वो हो गया डोमेस्टिक, और मिडिल वाला टर्म अगर एन है तो वो गया नेट। तो अब इसको कैसे लिखेंगे? अब फिर देखो लास्ट वाला टर्म है एफसी या एमपी, एफसी या एमपी, एफसी या एमपी। एफसी माने फैक्टर कॉस्ट, वही फीफा। फैक्टर कॉस्ट माने वो लैंड लेवल कैपिटल एंटरप्रेन्योर वाला कॉस्ट, और एमपी माने मार्केट प्राइस। तो एक बात समझना, ये फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस का फर्क मैंने यहां भी समझाया हुआ है, पिछले वीडियो में समझाया भी था। नेट कैसे निकलेगा मैंने आपको ये समझाया भी था, नेट का मतलब क्या होता है, और डोमेस्टिक और नेशनल का मतलब भी क्या होता है ये भी समझाया हुआ है। तो वही बातों को यहाँ पे लेना है। अब एग्जाम में अगर कोई मीनिंग पूछ ले 2 नंबर 1 नंबर में तो लिखेंगे कैसे? तो देखो जहां जहां पहला वर्ड जी है तो जी माने तो ग्रॉस ही लिखना है, और एन माने तो नेट ही लिखना है, इसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब नेक्स्ट डेफिनेशन का नेक्स्ट पार्ट जो होगा वो ये एमपी या एफसी के बारे में बता रहे हैं। एमपी माने मार्केट वैल्यू, एमपी माने मार्केट वैल्यू, और एफसी माने मनी वैल्यू। एमपी माने मार्केट वैल्यू क्योंकि उसमें जीएसटी एडेड है, इनडायरेक्ट टैक्स एडेड है, इसलिए उसको मार्केट वैल्यू बोलते हैं। और एफसी माने फैक्टर कॉस्ट वैल्यू, यानी सिर्फ गुड्स का दाम है, यानी मनी वैल्यू। अभी तक उसमें टैक्स ऐड, इनडायरेक्ट टैक्स ऐड नहीं हुआ, इसीलिए एमपी माने मार्केट वैल्यू क्योंकि उस दाम पे वो मार्केट में बिकेगा, एमआरपी इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस होता है। और मनी वैल्यू यानी गुड्स का दाम, गुड्स का मनी वैल्यू। तो देखो पहले जी का मतलब लिखा ग्रॉस, फिर मैंने एमपी को यूज किया डेफिनेशन में, तो ग्रॉस मार्केट वैल्यू या ग्रॉस मनी वैल्यू। अब हम एक ऐसा वर्ड है जो सारे डेफिनेशन में, 8 के 8 डेफिनेशन में कॉमन है, ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस, सब जगह ही। तो पहले जी का मतलब लिखा ग्रॉस, फिर एमपी एफसी का मतलब लिखा मार्केट वैल्यू या मनी वैल्यू, फिर हमने एक लाइन सबके लिए कॉमन लिखा ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ग्रॉस मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज या ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। अब ये डी, और अब या तो ये डी समझाना है या ये बीच वाला एन समझाना है। तो डी का मतलब विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। और अगर बीच में डी की जगह एन है तो बाई नॉर्मल रेसिडेंट, बाई नॉर्मल रेसिडेंट, बाई नॉर्मल रेसिडेंट। तो अगर मैं जीडीपी बोलूं एट एमपी तो ग्रॉस मार्केट प्राइस ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। और अगर यही मैं जीएनपी एट एमपी बोल दूं तो जी माने ग्रॉस, एमपी माने वही मार्केट प्राइस, और बीच में एन है तो ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बाय नॉर्मल रेसिडेंट, बाय नॉर्मल रेसिडेंट। तो जब एन होता है मतलब नॉर्मल रेसिडेंट और डी होता है माने डोमेस्टिक टेरिटरी। जी हो पहला वाला जो वर्ड जी है माने ग्रॉस, पहले वाला वर्ड एन माने नेट, और अगर एफसी है तो मनी वैल्यू और एमपी है तो मार्केट प्राइस।
अब इसी डेफिनेशन, और अगला लास्ट लाइन सब में फिर कॉमन है, ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो ये सारे टर्म्स आपके नेशनल इनकम के टर्म्स है। जीडीपी एट एमपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, आपके डोमेस्टिक एरिया में बिना डेप्रिसिएशन माइनस किए जो प्रोडक्शन हुआ उसका मार्केट प्राइस। जीडीपी एट एफसी का मतलब आपके डोमेस्टिक एरिया में बिना डेप्री माइनस किए जो गुड्स प्रोडक्शन हुआ उसका खाली फैक्टर कॉस्ट यानी मनी वैल्यू। एनडीपी एट एमपी मतलब डेप्री माइनस करने के बाद मार्केट प्राइस आपके डोमेस्टिक एरिया की गुड्स का विद इन अ ईयर इन अ कंट्री, ये तो कॉमन बात है। और फाइनल गुड्स एंड सर्विस में लेते हैं इंटरमीडिएट, तो लेते नहीं, माइनस कर देते। अब याद रखने लायक बात क्या होगा, एनडीपी एट एफसी मतलब डोमेस्टिक इनकम होता है और एनएनपी एट एफसी का मतलब नेशनल इनकम होता है। ये दो बात याद रखना, वैसे भी याद रख पाओगे। एनएनपी एट एफसी है तो वो नेशनल इनकम है, तो अगर बीच वाले एन की जगह डी कर दूं तो वही डोमेस्टिक इनकम हो जाएगा, एनडीपी एट एफसी। तो किसको क्या बोलते हैं वो याद रखो, आपके काम आएगा। अब सर अगर इन आठों में से एक भी टर्म गिवन हो तो कन्वर्जन कैसे होगा, वो तो सबसे आसान है। अगर मुझे ग्रॉस दिया हुआ है और मुझसे निकालने को बोला गया है नेट, तो ग्रॉस और नेट का मेन डिफरेंस क्या है, डिप्रिसिएशन। ग्रॉस मतलब डिप्री माइनस नहीं हुआ अब तक, तो माइनस डेप कर दो तो नेट आ जाएगा। वैसे ही अगर मुझे नेट दिया हुआ और ग्रॉस निकालना हो तो ऐड बैक कर दो डेप्री, तो ग्रॉस से नेट का कन्वर्जन आपको आ गया। यही अगर मैं बोलूं आपको डोमेस्टिक टू नेशनल कन्वर्ट करना है, तो अगर आपको डोमेस्टिक गिवन है और नेशनल निकालना है तो उसमें एनएफआई ऐड कर लो, क्योंकि डोमेस्टिक माने विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। तो तुम्हारा आदमी जो बाहर से कमा के ला रहा है माइनस जो तुम यहाँ बाहर का आदमी तुम्हारे देश से कमा के लेके जा रहा है, वही तो एनएफआई होता है, फीफा माइनस फीटा, तो वो ऐड कर लो। और यही अगर आपको नेशनल गिवन और डोमेस्टिक में कन्वर्ट करने बोले तो माइनस एनएफआई। और फैक्टर कॉस्ट टू मार्केट प्राइस कैसे कन्वर्ट होगा, अगर आपको फैक्टर कॉस्ट गिवन है और उसको मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करना है तो उसमें इनडायरेक्ट टैक्स अब तक ऐड नहीं हुआ, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऐड कर लो। और अगर आपको मार्केट प्राइस गिवन है और उसको फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करने बोले तो माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स कर लो। तो ग्रॉस टू नेट जाना है तो माइनस डेप्री, उल्टा आना है तो प्लस कर लो। डोमेस्टिक टू नेशनल जाना है तो ऐड एनएफआई है, उल्टा आना है तो माइनस कर लो। और फैक्टर कॉस्ट टू मार्केट प्राइस तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऐड कर लो, उल्टा आना है तो माइनस कर लो। ये आपका लॉजिक हुआ। यहां मैंने एक डिफरेंस बिटवीन लिखा है, एग्जाम में आता नहीं है उतना बट समझ सकते हो। डोमेस्टिक इनकम का नेचर क्या है, यहाँ पे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज डोमेस्टिक टेरिटरी ले रहे, यहाँ पे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बाय नॉर्मल रेसिडेंट, मतलब तुम्हारा आदमी जो विदेश से कमा के ला रहा है फैक्टर इनकम वो भी ऐड कर रहे हैं और माइनस वो भी कर रहे हैं जो विदेश का आदमी तुम्हारे देश से फैक्टर इनकम कमा के ले जा रहा है। एनएफआईए इट इंक्लूड्स एनएफआईए, इट नॉट इंक्लूड्स एनएफआईए, वही ज्ञान हो गया क्या इंक्लूड और क्या नॉट इंक्लूडेड है। इसका लॉजिकल मीनिंग जीडीपी एट एमपी है डोमेस्टिक वैल्यू का, और इसका एनएनपी एट एफसी है। ये इतना डिफरेंस बिटवीन काम करनी है, आप छोड़ सकते हो। अब आता है सर अगर ये कन्वर्जन के लिए डेटा दे तो सॉल्व कैसे करना है। तो देखो बेटा जी, अगर मैं आपको बोलूं मुझे जीडीपी एट एमपी निकालना है और मुझे एनएनपी एट एफसी निकालना है, सॉरी मुझे एनएनपी एट एफसी निकालना है, मैंने नेशनल इनकम निकालना है, एनएनपी एट एफसी निकालना है, मुझे जीडीपी एट एमपी गिवन है। तो ग्रॉस से कहां जाना है, नेट मतलब माइनस डिप्रिसिएशन। डोमेस्टिक से कहां जाना है, नेशनल मतलब ऐड एनएफआई है। और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना है, मतलब इसमें इनडायरेक्ट टैक्स ऑलरेडी एडेड है मार्केट प्राइस है तो माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये फॉर्मूला बन गया। अगर मुझे जीएनपी एट एफसी गिवन है और मुझे कोई बोले एनडीपी एट एमपी निकालो, तो ग्रॉस से नेट जाना है माइनस डेप। नेशनल से डोमेस्टिक जाना है, नेशनल मतलब एनएफआई एडेड ऑलरेडी तो माइनस एनएफआई है। और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाना है, फैक्टर कॉस्ट माइनस में भी टैक्स ऐड नहीं हुआ है तो ऐड कर लो, ऐड एनआईटी।
तो ऐसे आपको कन्वर्जन का लॉजिक अप्लाई करना है, 1 to 1 में कहीं भी जाना हो, ये 3 रूल पता होना चाहिए। बट सर एग्जाम में तो इनमें से कोई 8 में से कोई एक वर्ड नहीं देगा मेरे को। नहीं देगा। आपको कुछ डेटा देगा जिसका मदद से आपको पहले इनमें से कोई एक टर्म निकालना पड़ेगा, और फिर जिसमें भी कन्वर्ट करने बोले आप उसमें कन्वर्ट कर सकते हो, ये 3 रूल को अप्लाई करके। यही बात मैंने यहां पे लिखा है कि वो 3 मेथड क्या है कैलकुलेशन के। वैल्यू एडेड मेथड, आउटपुट मेथड भी बोलते हैं, इनकम मेथड या एक्सपेंडिचर मेथड। 3 मेथड है जिनसे आपको क्या मिलेगा ये पहले याद करना पड़ेगा। 2 चीजें आपको क्लियर कट याद होनी चाहिए। नेशनल इनकम किसको बोलते हैं? सर जब मेरे को NNP/FC निकालने बोलेगा वही नेशनल इनकम है। तो एग्जाम में अगर कभी बोलते नेशनल इनकम निकालो, मतलब क्या निकालना है? NNP/FC। और अगर डोमेस्टिक इनकम निकालने बोल दिया तो NDP/FC। ये 2 बात तो आपको एकदम क्लियर याद होनी चाहिए। अब सर अगर इनमें से एक भी टर्म नहीं गिवन है तो 3 में से कोई एक मेथड का डेटा गिवन होगा। हाँ, वैल्यू एडेड मेथड या इनकम मेथड या एक्सपेंडिचर मेथड। वैल्यू एडेड मेथड का आउटपुट मेथड भी नाम है। तो पहले वाले मेथड से क्या निकलेगा? GDP/MP। पहले क्यों निकलेगा वो भी मैं प्रूफ करूंगा। वैल्यू एडेड मेथड का पहले मीनिंग समझाऊंगा तो मैं ये भी प्रूफ करूंगा GDP/MP क्यों निकल रहे। दूसरे वाले मेथड से निकलेगा NDP/FC यानी इनकम मेथड से, और एक्सपेंडिचर मेथड से निकलेगा GDP/MP, बट कभी कभी NDP/MP भी निकलता है इससे, वो भी बताऊंगा कब और कैसे। पहले ये याद कर लो, पहले और आखिरी मेथड से GDP/MP निकलता है। एक्सपेंडिचर मेथड और वैल्यू एडेड मेथड से GDP/MP निकलता है। हाँ, एक्सपेंडिचर मेथड से G की जगह नेट भी निकल सकता है कभी कभी। GDP/MP की जगह NDP/MP भी निकल सकता है, मैं बताऊंगा कब। और बीच वाले मेथड से NDP/FC निकलेगा। NDP/FC ये आपको एकदम याद होना चाहिए। और नेशनल इनकम का मतलब क्या है? NNP/FC, ये भी आपको एकदम याद होना चाहिए। किस मेथड से क्या निकलेगा? सर ऐसे कैसे GDP/MP मान ले? देखो बेटा, वैल्यू एडेड मेथड का पहले फॉर्मूला समझो। आप अकाउंट्स में बेसिक वर्ड सुनते हो, सेल माइनस परचेज प्लस चेंज इन स्टॉक। वैल्यू एडेड का मतलब क्या? कितना आउटपुट हुआ, कितना प्रोडक्शन हुआ। सेल माइनस प्रोडक्शन प्लस चेंज इन स्टॉक, मतलब तो वही फॉर्मूला यहां पर भी अप्लाई हो रहा है। आउटपुट, सेल मतलब आउटपुट ही होता है, माइनस इंटरमीडिएरी कंजम्पशन, यानी उस आउटपुट को बनाने के लिए आप जो भी खरीद के लाए, बिजनेस करने के लिए आपको स्टॉक, फिनिश गुड्स, बहुत कुछ खरीदना पड़ेगा, वो हो गया इंटरमीडिएट कंजम्पशन। और प्लस करेंगे चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक माने अगर पूरा माल तो बिकता नहीं है, पिछले साल का ओपनिंग स्टॉक इस साल पक्का बिका होगा, और इस साल का क्लोजिंग स्टॉक भी अगले साल बिकेगा। पूरा माल तो बिकता नहीं है, इसीलिए चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक का मतलब हो गया क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। चेंज इन स्टॉक का ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। चेंज इन स्टॉक का मतलब हो गया ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। 3 सेक्टर है हमारे यहाँ जो प्रोडक्शन का काम करते हैं। आपने BST के क्लास 11 के स्टार्टिंग में पढ़ा भी था। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर वो हो गया जो जमीन से एक्सट्रैक्शन का काम कर रहा है या जेनेटिक से कुछ प्रोडक्शन का काम कर रहा है, मतलब किसान, कोल माइंस, मिनरल्स निकालना, एनिमल हस्बेंड्री का बिजनेस करना, डेयरी फार्मिंग का बिजनेस करना, वो हो गए प्राइमरी सेक्टर। तो उनका आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन प्लस चेंज इन स्टॉक। सेकेंडरी सेक्टर हो गया वो फैक्ट्री वाला मैन्युफैक्चरर जो इनसे प्राइमरी सेक्टर से सामान लेके प्रोडक्शन कर रहा है, उसका भी आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन प्लस चेंज इन स्टॉक। अच्छा, एक चीज समझ ही सकते हो, जो इसका आउटपुट होगा वही इसका इंटरमीडिएट कंजम्पशन होगा, मतलब जो प्राइमरी का आउटपुट होगा वो सेकेंडरी का इंटरमीडिएट कंजम्पशन होगा। वैसे ही आपको टर्शरी सेक्टर यानी जो इनको मदद करता है, होलसेलर, रिटेलर, वो लोग जो बेचने में हेल्प करते हैं, उनका भी आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन प्लस चेंज इन स्टॉक। इसलिए मैंने एक लाइन में फॉर्मूला याद करा है। तो वैल्यू एडेड मेथड में क्या याद कर सकते हो? 3 सेक्टर है जो प्रोडक्शन करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। तीनों का आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन प्लस चेंज इन स्टॉक। और चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला क्या? ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। इस मेथड से निकलेगा क्या? GDP/MP। सही, आप कैसे बोल सकते हैं? देखो मैंने तीनों सेक्टर का भी खाली सेल माइनस
इनपुट्स लिए है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, यानी अब तक डिप्री का बात नहीं किया, इसलिए ये ग्रॉस है। मैंने अभी सिर्फ इंडिया का ही सेल का बात किया है। अब वो इंडिया का सेल फॉरेन में हो चाहे इंडिया में, उससे फर्क नहीं पड़ता। मैंने अब तक यहाँ फॉरेन से जो फैक्टर इनकम आता है, फॉरेन से जो इंडिया में रेंट, वेजेस, सैलरी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट आता है, उसका बात नहीं किया। यानी मैंने NFI अब तक ऐड नहीं किया, इसलिए डोमेस्टिक। और MP इसलिए क्योंकि सेल प्राइस जब लेता हूं इंक्लूसिव ऑफ GST होता है। आप प्रोडक्ट खरीदते हैं, इंक्लूसिव ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो, इसीलिए वो MP है। क्योंकि सेल माने ऑलरेडी टैक्स एडेड है, क्योंकि सेल वैल्यू में GST या इनडायरेक्ट टैक्स एडेड होता है, इसीलिए GDP एट MP निकलेगा। तो तीनों सेक्टर का आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक का मतलब हो गया ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। अगर मैं जोड़ लूं तो मेरा क्या निकलेगा, GDP एट MP। अब उसको तो इजीली NNP एट FC में कन्वर्ट कर सकता हूं ना, अगर मुझे NI निकालने बोले तो, क्योंकि मुझे G पता है, ग्रॉस को नेट बनाना है मतलब माइनस डिप्री, डोमेस्टिक को नेशनल बनाना है मतलब एड NFI है, और मार्केट प्राइस यानी ऑलरेडी टैक्स एडेड है, इनडायरेक्ट टैक्स, उसको FC बनाना है तो माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। NFI ये कैसे कैलकुलेट होगा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, क्योंकि नेट बोला है मैंने, खाली इनडायरेक्ट टैक्स नहीं बोला, नेट इनडायरेक्ट टैक्स बोला, मतलब सब्सिडी जो गवर्नमेंट देता है वो माइनस करता है बिजनेसमैन। बिजनेसमैन गवर्नमेंट को अगर 100 करोड़ का GST दे रहा है, उसको 20 करोड़ का सब्सिडी भी मिला है, अल्टीमेटली 80 करोड़ का नेट इनडायरेक्ट टैक्स हो रहा है। इंडिया में 50 करोड़ का फॉरेन से फैक्टर इनकम कमाई आ रहा है, इंडिया से जहां भी रहा 10 करोड़ रहा है, अल्टीमेटली इंडिया का नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 40 करोड़ है। डिप्री तो आपको पता ही है। डिप्री का एक और नाम क्या होता है, फिक्स कैपिटल कंजम्पशन। फिक्स कैपिटल कंजम्पशन ये भी डिप्री का एक नाम होता है। आपको इकोनॉमिक्स में स्टाइलिश नाम थोड़े याद रखने पड़ते हैं। तो ये हो गया आपका पहला मेथड। थर्ड मेथड है एक्सपेंडिचर मेथड। पहले थर्ड का बात कर रहा हूं क्योंकि वो दोनों पहला और थर्ड में डेटा कम है याद रखने को, सेकंड वाले में कुछ बातें याद रखने की है, तो उसको थोड़ा डिटेल में बात करना पड़ेगा और टॉपिक खत्म हो जाएगा। थर्ड वाला एक्सपेंडिचर मेथड। हमारे देश में 4 लोग हैं जो खर्चा करते हैं। कौन कौन है 4 लोग, हम और आप यानी हाउस होल्ड, बिजनेस फर्म्स, गवर्नमेंट और फिर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हम और आप जो खर्चा करते हैं उसको बोलते हैं प्राइवेट कंजम्पशन या प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर या प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन हो गया। बिजनेसमैन जो खर्चा करता है उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। बिजनेसमैन जो खर्चा करता है उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, और उसको आपको स्टाइलिश लैंग्वेज में दिया रहता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, बिजनेसमैन कैपिटल फॉर्म करता है, क्रिएट करता है, इन्वेस्टमेंट करता है। अच्छा, अगर इस नाम के आगे ग्रॉस हो, एग्जाम में आपको इन चारों नाम का अमाउंट गिवन होगा, आपको इन चारों में कुछ नहीं कैलकुलेट करना है। पहला मेथड की तरह यहाँ पे आपको सेल माइनस इनपुट प्लस चेंज इन कंजम्पशन स्टॉक हर एक सेक्टर का नहीं करने का दरकार है। यहाँ पे आपको चारों का खर्चा दिया रहेगा, बस नाम ढंग से पढ़ के पकड़ना है। प्राइवेट फाइनल एक्सपेंडिचर देगा मतलब हाउस होल्ड का खर्चा दे रहे हैं। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर या कैपिटल फॉर्मेशन बोलेगा मतलब बिजनेसमैन का खर्चा दे रहे हैं, फर्म्स का खर्चा। अब उनके नाम के आगे अगर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बोले तो ये GDP एट MP निकलेगा, और अगर नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बोले मतलब बिजनेसमैन डिप्री माइनस कर चुका है तो वो NDP एट MP निकलेगा। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर या पब्लिक एक्सपेंडिचर बोलेगा। अब यहां कंफ्यूज मत होना, पब्लिक मतलब हम और आप नहीं, हम और आप तो प्राइवेट हो गए। पब्लिक का मतलब जो गवर्नमेंट पब्लिक के लिए खर्चा करता है, इसीलिए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को पब्लिक एक्सपेंडिचर बोलते हैं। और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड माने नेट एक्सपोर्ट, मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। या तो नेट एक्सपोर्ट गिवन होगा या फिर एक्सपोर्ट इनपुट अलग अलग गिवन होगा, तो दोनों को एडजस्ट कर लेना, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट कर लेना। तो हमारे खर्चे को प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, बिजनेसमैन के खर्चे को डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, अब वो ग्रॉस है कि नेट है वो देख लेना। गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर या फिर प्राइवेट पब्लिक एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को नेट एक्सपोर्ट यानी एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। इससे भी मेरा GDP एट MP या NDP एट MP निकल आएगा। देखना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर यानी कैपिटल फॉर्मेशन कैसा दिया हुआ है ग्रॉस के नेट। अब आ जाओ थर्ड मेथड के ऊपर।
मतलब बीच वाले मेथड के ऊपर। इनकम मेथड, हमारे देश में 3 तरीके से कमाई हो सकती है। देखो हमारे देश में 3 सेक्टर थे जो प्रोडक्शन कर रहे थे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। हमारे देश में 4 लोग हैं जो खर्चा करते हैं, प्राइवेट एक्सपेंडिचर, कैपिटल फॉर्मेशन बाय बिजनेस फर्म्स, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर यानी पब्लिक एक्सपेंडिचर और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और अब आता है इनकम मेथड। हमारे देश में कमाने का 3 तरीका। देखो ये लैंग्वेजेस है याद करने के लिए, ताकि चीजें याद रहे। पहला है नौकरी करके कमा सकते हैं, जिसको इन्होंने कहा कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉय। दूसरा है ऑपरेटिंग सरप्लस, यानी बिजनेसमैन प्रॉफिट करके, बिजनेस करके कमाता है। तो या तो नौकरी करके कमाओ या बिजनेस करके कमाओ। तो नौकरी करके कमाते हो तो कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉय, और बिजनेस करके कमाते हो तो ऑपरेटिंग सरप्लस। और बाकी तुम्हारे पास कुछ पैसा बचा है, तुमने ब्याज पे डाल दिया कहीं पे, या ऐसे भाई किसी फ्रेंड को ट्यूशन पढ़ा दिया, वहां से पैसा कमा लिया, वो सब हो गया मिक्स इनकम। यानी जो अनस्ट्रक्चर्ड शॉपकीपर्स, स्मॉल शॉपकीपर्स, वो पुचका वाला, मुड़ी वाला, उनका इनकम। तुमको इसका नाम डायरेक्ट गिवन होगा, डोंट वरी, तुमको मिक्स इनकम का फिगर गिवन होगा, बस ऐड कर लेना। तो ये तीनों टाइप का इनकम को ऐड कर लो। वैसे वैल्यू एडेड मेथड में क्या था, ये तीनों सेक्टर का जो फिगर, फाइनल फिगर आएगा वो ऐड कर लो। वैसे एक्सपेंडिचर मेथड में चारों का खर्चा ऐड कर लो तो जीडीपी एट एमपी आ जाएगा। तो इनकम मेथड में सर नौकरी करेंगे तो कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉय, बिजनेस करके कमा रहे हैं तो ऑपरेटिंग सरप्लस, और अदर कोई तरीके से कमा रहे हैं तो मिक्स इनकम। अब सर इन दोनों में झमेला देगा? हाँ देगा। कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को क्या क्या मिल सकता है? देखो भैया, कैश में कुछ पैसा मिलेगा, कैश मतलब बैंक अकाउंट में भी बोल रहा हूं, मतलब सैलरी, वेजेस, बोनस, ये सब पैसा। कुछ काइंड में मिलेगा, बॉस ने लैपटॉप दे दिया, घर दे दिया, ऑफिस से घर आने जाने का खर्चा दे दिया, मतलब कोई ट्रांसपोर्ट अरेंज कर दिया, ऑफिस में एक टाइम खाना फ्री कर दिया, मेरे बच्चे का स्कूल में एडमिशन करा दिया, मेरा मेडिकल ट्रीटमेंट करवा दिया, मतलब इन काइंड कुछ दिया। तो कैश में कुछ मिले या काइंड में कुछ मिले, वो तो मेरा कंपनसेशन टू सैलरी हुई। उसके अलावा मेरा एम्प्लॉयर ने कोई सोशल सिक्योरिटी में पैसा कंट्रीब्यूट कर दिया, मेरे एम्प्लॉयर ने कोई सोशल सिक्योरिटी में पैसा कंट्रीब्यूट कर दिया। मतलब सर एम्प्लॉयर ने आपके पीएफ में पैसा डाला, ईएसआई में पैसा डाला, पेंशन फंड में पैसा डाला। अच्छा, एम्प्लॉयर वाला पैसा तुम्हारी सैलरी से जो काट के बोल रहा है, उसके लिए एग्जाम में वर्ड यूज करेगा एम्प्लॉई कंपनसेशन या एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन मतलब तुम्हारे सैलरी से कट के जो जा रहा है, वो तो ऑलरेडी वो कैश वाला सैलरी में एडेड है, उसको कुछ मत करना, उसको इग्नोर करना, इग्नोर, वो बेवकूफ बनाने के लिए दिया, तुम्हारे साथ ब्लफ कर रहा है। लेकिन एम्प्लॉयर जो पैसा डाल रहा है अपनी जेब से, पीएफ ईएसआई का नियम तुम जानते हो, तुम्हारे सैलरी से कट के कुछ पैसा जाता है, प्लस बॉस भी अपनी जेब से कुछ डालता है। तो जो बॉस अपनी जेब से एक्स्ट्रा डाल रहा है उसको बोलते हैं सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स या कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, बॉस का कंट्रीब्यूशन। तो तुमको जो कैश अकाउंट में वेजेस सैलरी मिला, तुम्हारा बॉस जो तुमको सोशल सिक्योरिटी पे पैसा दिया, वो सब जोड़ लो तो आ गया कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉय। बिजनेसमैन कैसे कमा सकता है? ऑपरेटिंग सरप्लस। देखो भैया जी, 6 इनकम की बात करूंगा। एक हो गया नेट प्रॉफिट, उसके अलावा इंटरेस्ट, रेंट, रॉयल्टी, ये हो गया ऑपरेटिंग सरप्लस। बिजनेसमैन का नेट प्रॉफिट, उसके अलावा इंटरेस्ट, रेंट, रॉयल्टी। अब बिजनेसमैन का नेट प्रॉफिट का भी कभी कभी ब्रेकअप कर देता है। बिजनेसमैन अपने नेट प्रॉफिट का क्या क्या करेगा? थोड़ा पैसा गवर्नमेंट को टैक्स में देगा, जिसको बोलते हैं कॉर्पोरेट टैक्स। अब कंफ्यूज मत होना नेट इनडायरेक्ट टैक्स में, वो जीएसटी था। ये बिजनेसमैन अपने प्रॉफिट पे जो टैक्स दे रहा है उसका बात करो, कॉर्पोरेट टैक्स। उसके अलावा सर कुछ पैसा डिविडेंड बांटेगा, उसके अलावा सर कुछ पैसा रिजर्व्स में डालेगा, और कुछ पैसा को अनडिस्ट्रीब्यूटेड रखेगा, यानी सरप्लस रखेगा। तो सर बिजनेसमैन जो कॉर्पोरेट टैक्स दे रहा है, बिजनेसमैन जो डिविडेंड दे रहा है, बिजनेसमैन जो रिजर्व में रख रहा है, बिजनेसमैन जो सरप्लस में रख रहा है, चारों को जोड़ लीजिए, वो आ गया नेट प्रॉफिट। तो कभी कभी नेट प्रॉफिट फिगर ही दे देगा, तो ये चारों मतलब ऐड करके दिया हुआ है आपको, और कभी कभी ये चारों अलग से दे देगा तो ऐड कर दे। तो ये 4 प्लस इंटरेस्ट, रेंट, रॉयल्टी। बिजनेसमैन जो इंटरेस्ट, रेंट और रॉयल्टी कमा रहा है, वो भी बिजनेस का इनकम माना जाता है।
तो ये तीनों जोड़ो प्लस ये 4 में, यानी सातों को जोड़ लो तो क्या आ गया ऑपरेटिंग सरप्लस। आप ऐसे याद करो, नेट प्रॉफिट में 3 आइटम जोड़ेंगे, नेट प्रॉफिट, इंटरेस्ट, रेंट, रॉयल्टी। नेट प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट, रेंट, रॉयल्टी। अब याद करना है कि नेट प्रॉफिट का 4 ब्रेकअप है, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड, रिजर्व्स एंड सरप्लस, यानी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ये सब जोड़ लो तो आ गया ऑपरेटिंग सरप्लस। एम्प्लॉय का 3 चीज जोड़ना है, कैश काइंड और एम्प्लॉयर का सोशल सिक्योरिटी में कंट्रीब्यूशन, और मिक्स इनकम आपको वैसे ही गिवन होगा, डोंट वरी। सबको जोड़ोगे तो क्या आएगा, एनडीपीएड-एफसी। एनडीपीएड-एफसी आपका आ जाएगा एनआई, सॉरी आपका आ जाएगा एनडीपीएड-एफसी। उसको एनआई में कन्वर्ट करना है, माने एनपीएड-एफसी में कन्वर्ट करना है। तो एनडीपीएड-एफसी को एन तो एन ही है, डी को एन में कन्वर्ट करना है तो एड एनएफआई है, एफसी तो एफसी है, कुछ कन्वर्ट नहीं करना है। तो पहला मेथड से क्या निकल कर आएगा, जीडीपीएड एमपी। दूसरे मेथड से अगर बिजनेसमैन का खर्चा का ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है तो जीडीपीएड एमपी, और बिजनेसमैन के खर्चे का नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है तो एनडीपीएड एमपी, और इनकम मेथड में एनडीपीएड एफसी। ये आपको याद रखना है। और किसको क्या बोलते हैं, एनएनपीएड एफसी को नेशनल इनकम बोलते हैं, एनडीपीएड एफसी को डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं। तो ये 3 चीजें अगर आपको आती है, आपका सम सॉल्व हो जाएगा। एक छोटा सा थ्योरी पार्ट है जो कई बार ऑब्जेक्टिव पार्ट में पूछता है, प्रिकॉशंस व्हाइल सॉल्विंग द मेथड्स। वैल्यू एडेड मेथड सॉल्व करते समय क्या क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए। इंटरमीडिएट गुड्स को इंक्लूड नहीं करना है, मतलब माइनस करना है। सेकेंड हैंड गुड्स का सेल परचेज नहीं लेते हैं एनआई में। सेल्फ कंजम्पशन के लिए कुछ गुड्स को अगर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं वो एनआई में इंक्लूड नहीं होता है। जैसे हाउसवाइफ घर में खाना बना रही है, वो इंक्लूड नहीं होता। इम्प्यूटेड कॉस्ट मतलब अपने रिसोर्स को यूज करने के कॉस्ट को इंक्लूड करते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स अपने रिसोर्स को भी बिजनेस में लगा रहे हैं, उसको भी खर्चा या कमाई मानता है। चेंज इन स्टॉक को इंक्लूड करते हो तो ऊपर बात कर चुके हैं सब में। शेयर बॉन्ड सिक्योरिटीज का सेल परचेज को इंक्लूड नहीं करते। क्या क्या इंक्लूड नहीं करते, सेकेंड हैंड को इंक्लूड नहीं करते हैं, इंटरमीडिएट को इंक्लूड नहीं करते हैं, मतलब माइनस करते हैं। तो फॉर्मूला में भी बोल चुका है। हाउसवाइफ यानी सेल्फ कंजम्पशन के लिए कुछ बनाए घर में अपने, उसको नहीं इंक्लूड करते, और शेयर डिबेंचर बॉन्ड का सेल परचेज को गुड्स नहीं मानते हैं। वैसे इनकम मेथड में क्या ध्यान रखना है, ट्रांसफर इनकम को इंक्लूड नहीं करना। मतलब ट्रांसफर इनकम क्या होता है, सर वो जो बुजुर्गों को गवर्नमेंट पेंशन दे रहा है, बच्चों को जो स्कॉलरशिप दे रहा है, वन साइडेड पेमेंट गवर्नमेंट तो दे रहा है, बदले में गवर्नमेंट को कुछ नहीं मिल रहा, कोई सर्विस नहीं, कोई गुड्स नहीं, उसको इनकम मेथड के समय ट्रांसफर इनकम को इंक्लूड नहीं करते। सेकेंड हैंड को इंक्लूड नहीं करते, ऊपर ही बोला था। शेयर डिवेंचर से कोई इनकम है उसको इंक्लूड नहीं करते, वो पहले ही बोला था। लॉटरी इनकम इंक्लूड नहीं करते। अपनी पुरानी सेविंग से हम कोई पेमेंट कर रहे हैं वो इंक्लूड नहीं करते। एक्सपेंडिचर मेथड करते समय क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, ये सब थ्योरेटिकल है बेटा, सब में नहीं फंसाएगा आपको, बट थ्योरेटिकली आपको फंसा सकता है, इसलिए समझ लो। अगेन वही इंटरमीडिएट गुड्स को इंक्लूड नहीं करते एक्सपेंडिचर में, सिर्फ फाइनल गुड्स का पेमेंट्स को इंक्लूड करते हैं। ट्रांसफर पेमेंट इंक्लूड नहीं करते हैं, सेकेंड हैंड गुड्स इंक्लूड नहीं करते हैं, फाइनेंशियल एसेट यानी शेयर डिवेंचर बॉन्ड इंक्लूड नहीं करते हैं। सेल्फ कंजम्पशन के लिए कुछ परचेज करें, लेकिन फैक्ट्री में परचेज कर रहे हैं तो इंक्लूड करेंगे सेल्फ कंजम्पशन के लिए। खर्चा ही तो है, फैक्ट्री में रॉ मटेरियल लाए, फैक्ट्री में मशीन लाए, फैक्ट्री के लिए कुछ सामान लाए, लेकिन पर्सनल यूज में कुछ भी हो रहा है सेल्फ कंजम्पशन में इंक्लूड नहीं करते। कैपिटल लॉस कैपिटल गेन इंक्लूड नहीं करते। किसी को लगता है मशीन बेचा, मशीन खरीदा, उसमें प्रॉफिट लॉस हो गया उसको, वो तो सेकेंड हैंड हो गया ना बेटा, तो ऊपर ही बढ़ा दिए, तो सेकेंड हैंड कहीं पर भी इंक्लूड नहीं करते। नेशनल डेप्ट इंटरेस्ट यानी इंटरेस्ट पेड बाय हाउस होल्ड टू बैंक, उनको इंक्लूड नहीं करते। वो कोई कमाई नहीं हुआ ना, तुम बैंक को कोई कमाई दिए, वो इंक्लूड नहीं करते नेशनल डेप्ट। ब्रोकर का कमीशन इंक्लूड करते। शेयर का सेल परचेज प्राइस इंक्लूड नहीं कर रहा है, बट ब्रोकर का कमीशन इंक्लूड करते। गवर्नमेंट जो आपको फ्री सर्विस दे रहा है उसको कॉस्ट में इंक्लूड करते हैं, गवर्नमेंट का खर्चा तो लग ही रहा है। फॉरेन टूरिस्ट जो खर्चा करके जा रहे हैं, इंटरेस्ट पेड बाय बैंक, ये सबको इंक्लूड करते हैं। एक और छोटा सा प्रैक्टिकल टाइप का टॉपिक है, रियल एनआई क्या होता है। तो नॉमिनल एनआई बाई इन्फ्लेशन। रियल और नॉमिनल में फर्क क्या है, रियल मतलब सिर्फ, नॉमिनल मतलब सिर्फ मनी वैल्यू, बट रियल नेशनल का मतलब उस पैसे से तुम्हारा परचेजिंग पावर बढ़ा है कि नहीं।
अगर मैं बोलूं 100 रुपए का इनकम था मेरा, अब मेरा इनकम 200 हो गया, तो मेरा नॉमिनल एनआई तो बढ़ा ही है ना, नॉमिनल नेशनल इनकम। लेकिन चीजों का दाम जो पहले 20 रुपए में आता था उसका दाम अभी 70 रुपया चल रहा है, तो इनकम मेरा डबल हुआ है, बट चीजों का दाम डबल से भी ज्यादा बढ़ चुका है, तो मेरा रियल नेशनल इनकम नहीं बढ़ा। इसीलिए रियल नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट होता है? नॉमिनल एनआई बाई इन्फ्लेशन, प्राइस इंडेक्स भी जिसको बोलते हो, या जनरल प्राइस लेवल भी जिसको बोलते हो। ये निकालने का एग्जाम में आएगा नहीं, डोंट वरी, थ्योरेटिकली पूछ सकता है, तो वो मैंने समझा दिया। इसी को बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी को या नॉमिनल एनआई को बोलते हैं एट करंट प्राइस, जबकि रियल को बोलते हैं एट बेस प्राइस, या मतलब कोई चीज को बेस लेकर कैलकुलेट करते हैं कि महंगाई का इम्पैक्ट क्या हो रहा है। एक थ्योरेटिकली क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है जीडीपी और वेलफेयर दोनों, जीडीपी बढ़ना क्या वेलफेयर बढ़ना माने? नहीं। लेकिन आप पहला आंसर नहीं मत लिख के आ जाना, आप बोलना ये जीडीपी बढ़ने का मतलब वेलफेयर होता है, क्योंकि देखो देश का इनकम बढ़ेगा, लोगों का पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा तो भलाई भी हो गई, वेलफेयर हो गई, वेलबींग हो गई। लेकिन पॉइंट एक है इसमें, सर कई एक चीजें एग्जैक्टली जीडीपी का बढ़ने का मतलब वेलफेयर होना नहीं होता। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन अगर जीडीपी का हो रहा है, कुछ लोग बहुत कमा ले रहे हैं, मैक्सिमम लोग बहुत कम, तो उससे जीडीपी तो बढ़ा लेकिन वेलफेयर नहीं हुआ। महंगाई बढ़ा, उसको इग्नोर कर रहे हैं अगर, तो फिर जीडीपी वेलफेयर तो नहीं हुआ। नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन को एनआई में नहीं लेते, वो भी तो लेकिन वेलबींग का पार्ट है। भाई भाई को बढ़ा दिया, मम्मी तुमको खाना बना के दी। पॉपुलेशन ग्रोथ को एनआई कैलकुलेट करते समय नहीं देखते, तो ये भी एक नेगेटिव फैक्टर है। कुछ कुछ सामान ऐसा है जैसे सिगरेट, वॉर आइटम्स, अल्कोहल, इनके बिक्री होने से जीडीपी तो बढ़ता ही है, लेकिन उससे भलाई तो नहीं होता। तो ये थ्योरेटिकली क्वेश्चन कई बार पूछता है। तो ये था नेशनल इनकम चैप्टर। एक टॉपिक और बच गया बोलना, छोटा सा, ये सीबीएसई वालों के लिए लेकिन नहीं है, लेकिन आईएससी वालों के लिए है। आपको एक छोटा सा चीज पूछता है कई बार, 3 और इंपॉर्टेंट टर्म है जो सीबीएसई में नहीं है लेकिन आईएससी में है। प्राइवेट इनकम, पर्सनल इनकम और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। प्राइवेट इनकम मतलब हो गया प्राइवेट सेक्टर का कमाई, मतलब हाउस होल्ड का और बिजनेस फर्म्स का। गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को हटा दो, तो इनकम एक्रूज टू प्राइवेट सेक्टर फ्रॉम ऑल द सोर्सेज विद इन और आउटसाइड द कंट्री। इट इंक्लूड प्राइवेट एंटरप्राइज प्लस हाउस होल्ड इनकम। इसका फॉर्मूला क्या बना? फैक्टर इनकम प्लस ट्रांसफर इनकम, क्योंकि हाउस होल्ड को तो गवर्नमेंट से ट्रांसफर इनकम भी मिलता है। पर्सनल इनकम क्या हुआ? सिर्फ हाउस होल्ड का इनकम, यानी प्राइवेट इनकम में से कॉर्पोरेट टैक्स हटा दो और रिजर्व एंड सरप्लस हटा दो, तो ऊपर प्राइवेट इनकम कैलकुलेट हुआ, फैक्टर इनकम प्लस ट्रांसफर इनकम। और पर्सनल इनकम कैसे कैलकुलेट हुआ? उस प्राइवेट इनकम में से कॉर्पोरेट टैक्स और रिजर्व एंड सरप्लस हटा दो। और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, तो देखो तुम और हम भी जो कमाते हैं, हाउस होल्ड जो कमाता है, उसमें भी वो कुछ पार्ट तो गवर्नमेंट को टैक्स देता है, अपना इनकम टैक्स, जो अभी गवर्नमेंट ने कहा है कि 12 लाख तक कुछ नहीं है। अपना इनकम टैक्स जो हम देते हैं, तो वो टैक्स देने के बाद जो पैसा बचे वही तो हम खर्च कर पाएंगे ना। मेरा 50,000 रुपया महीना है, या मान लो मेरा 2 लाख रुपया महीना है, मैंने साल का 24 लाख कमाया, क्या वो पूरा 24 लाख में मर्जी से सेव और मर्जी से खर्चा कर सकता हूं? नहीं, आपको पहले उसमें से गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं पर्सनल टैक्स। तो अगर आपका जो पर्सनल इनकम आया उसमें से पर्सनल टैक्स हटा दीजिए, बच जाएगा पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। तो ये 3 टॉपिक भी थ्योरेटिकली पूछता है, सम वाइज नहीं पूछता, डोंट वरी। तो ये है आपका पूरा नेशनल इनकम चैप्टर।